कि एक्सरसाइज करना है या नहीं करना, क्योंकि जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे उसमें भी हार्ट अटैक आ रहा है और जो कर रहे हैं उसमें भी आ रहा है। तो आखिर बचता कौन है? इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में 4 ऐसे बेस्ट फूड के बारे में बताऊंगा जिसे आपको आज से ही खाना शुरू कर देना चाहिए। और इतना ही नहीं, हम 3 ऐसी हर्बल टीज के बारे में भी जानेंगे जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ही बेहतर तरीके से काम करता है। और फिर हम 4 ऐसी गलतियों के बारे में भी बात करेंगे जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने और नसों में ब्लॉकेज पैदा करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि वो 4 खास तरह की कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली कौन सी चीज है जिसे आपको आज से ही खाना शुरू कर देना चाहिए। नंबर 1 पे आता है चुकंदर। कीमत में सस्ता लेकिन सेहत के नजरिए से बहुत महंगा चुकंदर जमीन के अंदर लगता है, इसलिए इसे रूट वेजिटेबल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें नाइट्रेट नाम का एक पोषक तत्व होता है जो शरीर में जाने के बाद हमारा शरीर उस नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है और फिर नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाता है वो आपकी और हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा होता है। जिस तरह जब एक टायर में जरूरत से ज्यादा हवा भर दी जाती है तो टायर के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट होता है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि टायर कभी भी फट सकता है, लेकिन जब किसी तरीके से थोड़ी सी हवा निकाल दी जाती है तो टायर के ऊपर से जो प्रेशर रिलीज होता है उससे टायर बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और टायर के फटने के जो चांसेस है वो भी काफी हद तक कम हो जाते हैं। उसी तरीके से जब भी हमारे शरीर में ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होता है तो जो भी नसें हैं उस पर जोर ज्यादा पड़ने लगता है, जिस प्रॉब्लम को हम हाई बीपी के नाम से जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से टायर से हवा निकालने से टायर रिलैक्स हो जाता है, उसी तरह नाइट्रिक ऑक्साइड नसों के ऊपर से प्रेशर को रिलीज करने का काम करता है, जिससे नसें रिलैक्स हो जाती है और ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाता है और इस तरह से यह नसों की सफाई में बेहद मददगार साबित होता है। कुछ इसी तरीके से हमारी नसों को डैमेज होने से बचाने का काम पोटेशियम भी करता है और पोटेशियम भी चुकंदर में काफी मात्रा में पाया जाता है। यही वजह है कि जिम करने वाले लोग जिम करने से थोड़ी देर पहले एज ए प्री वर्कआउट के रूप में चुकंदर के जूस का इस्तेमाल करते हैं। आप चुकंदर का इस्तेमाल सब्जी बना के कर सकते हैं, सलाद में कर सकते हैं, जूस के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आप में से कोई लोग रोटी ज्यादा खाते हैं तो ऐसे लोगों के लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि चुकंदर को मिक्सी में पीस लें और आटे में उस चुकंदर को मिक्स करके रोटी बनाकर इस्तेमाल करें। ऐसा करने से चुकंदर के फायदे तो आपको मिलते ही हैं, साथ ही ये रोटी से होने वाले ग्लाइसेमिक लोड को भी बहुत ज्यादा कम कर देता है। और ग्लाइसेमिक लोड वो चीज होती है जिसकी वजह से आज लोगों में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी जैसी कई तरीके की प्रॉब्लम बहुत ही आम तौर पे देखने को मिलती है। जो दूसरी चीज है वो है आंवला। ये देखने में छोटा जरूर नजर आता है लेकिन इसमें पोषक तत्वों की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि कई सारे हेल्दी फूड भी इसके सामने कोई मायने नहीं रखते। जैसा कि आपको पता ही होगा कि संतरे में विटामिन सी की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है, लेकिन जब आप इसे आंवला से कंपेयर करते हैं तो आंवले में विटामिन सी की मात्रा संतरे के मुकाबले लगभग 8 से 10 गुना ज्यादा होती है। विटामिन सी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। आसान भाषा में कहा जाए तो एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसी चीज होती है जो किसी कवच की तरह काम करता है। अब कवच का काम ही होता है बचाना। जैसे लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है और वो पेंट उस लोहे के लिए कवच का काम करता है। यही काम एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के अंदर करता है और दिल की नसों में जंग लगने से बचाने में मददगार होता है। आंवला को इस्तेमाल करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि इसका जूस बनाकर इस्तेमाल किया जाए, और ऐसा इसलिए क्योंकि विटामिन सी हीट सेंसिटिव होने की वजह से ये गर्मी के संपर्क में आते ही नष्ट होने लगता है। जूस बनाने का तरीका यह है कि आप 1 या आधा कच्चा आंवला 1 गिलास पानी के साथ मिक्सी में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। फिर उस जूस को छानकर सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अगर किसी भी तरह आंवला आपको नहीं मिलता है तो उसकी जगह पर संतरे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आम के सीजन में आम का इस्तेमाल किया जा सकता है। अमरूद के सीजन में अमरूद का भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इसमें भी संतरे के मुकाबले ज्यादा विटामिन सी होता है। और अगर इनमें से आपके पास कोई भी ऑप्शन मौजूद ना हो तो कम से कम नींबू को हल्के गर्म पानी के साथ तो आपको सुबह खाली पेट इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि दिन भर में आपको कोई ना कोई एक ऐसी चीज जरूर खाना चाहिए जिसमें विटामिन सी अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता हो। जो तीसरी चीज है वो है लीफी ग्रीन वेजिटेबल। जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती है उसी को इंग्लिश में लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स के नाम से जाना जाता है। जैसे सरसों के पत्ते, मोरिंगा, पालक, मेथी के पत्ते, बथुआ और जो भी पत्तेदार सब्जियां होती है इनमें लूटीन और बीटा कैरोटीन जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो कि नसों की दीवार को मजबूत बनाने का काम करता है। साथ ही हरी पत्तेदार सब्जियों में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर की भी अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से ये शरीर से बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करके नसों को बंद होने से बचाने में भी मददगार होता है। जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उन्हें आप दाल के साथ, आलू के साथ या फिर किसी दूसरी सब्जी के साथ तो पकाकर इस्तेमाल कर ही सकते हैं, लेकिन आप इसे ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे चुकंदर को मैंने आटे में मिक्स करके रोटी बनाकर इस्तेमाल करने के लिए पहले बताया है। जो चौथी चीज है वो है ओट्स, जिसे हिंदी में जई के नाम से जाना जाता है। ओट्स भी चावल की तरह ही एक अनाज होता है जिसका पुराने टाइम में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता था। जितने भी अनाज
होते हैं जैसे बाजरा, रागी, ओट्स, इन सभी में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है जो शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने और ब्लड शुगर को भी मेंटेन करने का काम करता है। लेकिन आज हालत यह है कि सभी अच्छे अनाज को छोड़ के लोग सफेद चावल का इस्तेमाल करते हैं जो सारे अनाज की कैटेगरी में सबसे निचले दर्जे पर आता है। ओट्स का आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे बनाने की हेल्दी रेसिपी आपको यूट्यूब पे भी आसानी से मिल जाएगी। और अगर आपको सफेद चावल का ही इस्तेमाल करना है तो आपको ख्याल रखना चाहिए कि चावल की मात्रा कम और सब्जी की मात्रा आपको ज्यादा रखनी चाहिए। इस तरह सब्जी में मौजूद फाइबर चावल से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट को बैलेंस करने का काम करता है। अब चलिए हम उन 3 हर्बल टीज के बारे में बात करते हैं जो शरीर से बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने और बंद नसों को खोलने में मददगार होता है। इन तीनों में से कम किसी एक का तो आपको इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। जो सबसे पहली चाय का नाम है वो है रूइबस टी, जिसे रेड बुश टी के नाम से भी जाना जाता है। शायद आपने इसका नाम पहले कभी नहीं सुना होगा क्योंकि अभी के टाइम में अच्छी चीज कम ही मशहूर होती है। ये देखने में नॉर्मल चाय पत्ती की तरह ही होता है लेकिन इसके फायदे काफी अलग होते हैं। स्वाद में भी ये नेचुरली हल्का मीठा होता है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स मौजूद होते हैं जो दिमाग को शांत करके आपके शरीर को एक फ्रेशनेस जैसी ताजगी महसूस कराने का काम करता है। इससे आपको नींद भी अच्छी आती है और ये आपकी ब्लड वेसल्स यानी नसों को रिलैक्स करने में मददगार होता है। ये शरीर से बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने और कैंसर जैसी बीमारी से बचाने में भी मददगार होता है। ये अगर आपके आसपास की दुकान में मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को फॉलो करके ऑनलाइन भी आसानी से खरीद सकते हैं। ख्याल रखें कि कंपनी कोई भी हो लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसको इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि 1 छोटा चम्मच रूइबस टी और थोड़ा सा अदरक 2 कप पानी में उबाल लें और फिर इसे छान कर पीते वक्त इसमें थोड़ा सा नींबू और अगर आपके पास असली शहद मौजूद हो तो उसको भी मिलाया जा सकता है। इसको इस्तेमाल करने का सबसे सही समय है रात को सोने से पहले क्योंकि ये आपके दिमाग को रिलैक्स करने का काम करता है तो इससे नींद भी अच्छी आती है। इसकी एक अच्छी बात यह भी है कि जिस तरह चाय और कॉफी की आपको आदत लगती है वैसे रूइबस टी की आपको आदत बिल्कुल भी नहीं लगती और इसका कारण यह है कि चाय और कॉफी में कैफीन होता है जिसकी वजह से आपको उसकी आदत लगने लगती है, लेकिन रूइबस टी में कैफीन की मात्रा बिल्कुल 0 होती है। जो दूसरी हर्बल टी है वो है टर्मरिक टी। इसको बनाने के लिए आपको 3 चीज की जरूरत होगी। एक है हल्दी, दूसरा है काली मिर्च और तीसरा है थोड़ा सा घी। हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो नसों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। हल्दी के साथ काली मिर्च और घी मिलाने पर यह करक्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को और भी बेहतर बना देता है। 1 गिलास हल्के गर्म पानी में आधा चम्मच प्योर हल्दी, आधा चम्मच घी और 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसका इस्तेमाल आपको खाने के बाद या फिर शाम के वक्त में करना चाहिए। अगर चाहें तो सुबह खाली पेट भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन टाइमिंग का सिलेक्शन आपको अपने बॉडी का रिस्पॉन्स देखते हुए करना चाहिए। तीसरी हर्बल रेमेडी है उसे बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज की जरूरत होगी। एक है लहसुन और दूसरा है पानी। लहसुन में एलेसिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है जो खून में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने का काम करता है। इसके लिए 1 से 2 पीस लहसुन की कली को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और फिर उसे 1 गिलास हल्के गर्म पानी में डालकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद आपको इसे सुबह खाली पेट पीना चाहिए। आइए अब हम उन 4 गलतियों के बारे में बात करते हैं जिसमें सुधार न किया जाए तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाता है। लोगों में जानकारी की इतनी कमी है कि उन्हें यही नहीं पता है कि कौन सी चीज खाने से नसों में ब्लॉकेज पैदा होता है और कौन सी चीज खाने से नहीं होता। इसलिए आइए हम पहले गलती की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। अगर आपके पास एक ब्रेड का टुकड़ा हो और एक अंडा हो तो दोनों में से किसे देखकर आपको ज्यादा डर लगता है? क्या लगता है इनमें से कौन सी चीज हो सकती है जो नसों में ब्लॉकेज पैदा कर सकता है? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा अंडा, राइट? लेकिन ये गलत जवाब है। अंडे को दिल के लिए खतरनाक मानने के पीछे लॉजिक ये है क्योंकि इसके पीले वाले हिस्से में फैट की मात्रा ज्यादा होती है और फैट भी ऐसा फैट होता है जिसे सैचुरेटेड फैट के नाम से जाना जाता है। यही फैट घी के अंदर भी पाया जाता है। वहीं ब्रेड के अंदर फैट की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती और इसमें कोलेस्ट्रॉल भी बिल्कुल 0 होता है। इसलिए लोगों को लगता है कि इसे खाने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर यहीं पर लोग धोखा खा जाते हैं। आज के टाइम पर जितनी भी नई साइंटिफिक स्टडी हुई है उनमें दिल की बीमारी के लिए जो चीज को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है उसमें नंबर 1 पे आता है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट फूड। पर ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट फूड क्या होता है? दरअसल रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट फूड ऐसे फूड को कहा जाता है जिसमें एक कार्बोहाइड्रेट फूड को लिया जाता है और उसको रिफाइन करके उसमें से फाइबर को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का पहला एग्जाम्पल है चीनी। चीनी बनता है गन्ने के रस से फाइबर को पूरी तरीके से अलग करने के बाद और फिर चीनी से जितनी भी चीजें बनती है वो सारी चीजें नसों में ब्लॉकेज पैदा करने के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का दूसरा एग्जाम्पल है मैदा, क्योंकि मैदा तब बनता है जब गेहूं के आटे को रिफाइन करके उसमें से फाइबर को पूरी तरह अलग निकाल दिया जाता है और फिर मैदे से जितनी भी चीजें बनती है वो सारी चीजें दिल की बीमारी पैदा करने के लिए लगभग चीनी के जितना ही खतरनाक होती है। तीसरा एग्जाम्पल है सफेद चावल और चौथा एग्जाम्पल है माल्टोडेक्स्ट्रीन।
जिसे मक्के को रिफाइन करके बनाया जाता है और ये चीनी से भी ज्यादा खतरनाक होता है, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर सप्लीमेंट वगैरह में किया जाता है। अब आप सोच ये रहे होंगे कि नसों के बीच तो चर्बी जमा होती है, और जो भी चीनी है या मैदा है ये कोई चर्बी वाली चीज तो नहीं है जो नसों के बीच जाकर ये जमा हो जाता है। दरअसल होता यह है कि जब हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाले फूड को खाते हैं तो वो बहुत जल्दी हमारे खून में जाकर ब्लड शुगर को इंक्रीज कर देता है, जिससे एक ही बार में इतनी सारी एनर्जी रिलीज होती है जितनी हमारे शरीर को जरूरत ही नहीं होती। इसलिए हमारा शरीर उस एनर्जी को फिर फैट में कन्वर्ट करने लगता है। जब ये फैट लिवर में जमा होता है तो फैटी लिवर की प्रॉब्लम शुरू होने लगती है और नसों के बीच जमा होकर ये ब्लॉकेज पैदा करने का काम करता है। इसलिए आपको घी और अंडे से ज्यादा ब्रेड, बिस्किट और मिठाई से डरना चाहिए। गलती में सुधार ये करना है कि चीनी और मैदे वाली चीज का जहां तक हो सके आपको कम से कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप सफेद चावल का इस्तेमाल करते हैं तो साथ में सब्जी की मात्रा ज्यादा रखनी चाहिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। और जब भी आप कोई प्रोटीन सप्लीमेंट या किसी दूसरे सप्लीमेंट को खरीदते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में आपको ये चेक जरूर कर लेना चाहिए कि कहीं उसे बनाने में माल्टोडेक्स्ट्रिन का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है। दूसरी गलती लोग फैट वाली चीज का इस्तेमाल करने में करते हैं, पर इसे खाने में की जाने वाली एक गलती फायदे को नुकसान में बदल देती है। समझने वाली बात यह है कि फैट 3 तरीके के होते हैं। एक है सैचुरेटेड फैट जो दूध, घी, नारियल और अंडे में पाया जाता है। ये शरीर के लिए चीनी और मैदे जितना नुकसानदायक तो नहीं होता, लेकिन क्योंकि इसमें कैलोरीज की मात्रा ज्यादा होती है इसलिए इसका लिमिट में ही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि अगर एक दिन में 1 अंडे का इस्तेमाल किया जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज या वर्कआउट करते हैं तो वो अगर 2 या 3 अंडे का भी इस्तेमाल करे तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस इतना ख्याल रखें कि अंडे को हद से ज्यादा पकाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके पीले वाले हिस्से में जो फैट होता है वो बहुत ज्यादा पकने के बाद अनहेल्दी फैट में तब्दील हो जाता है, जो शरीर को फायदे के बजाय नुकसान पहुंचाता है। अगर पूरे दिन में 1-2 चम्मच घी का भी इस्तेमाल करते हैं तो इसमें भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि घी में सैचुरेटेड फैट होने के बावजूद इसमें शॉर्ट चेन फैटी एसिड होता है, जो कि दूसरे सैचुरेटेड फैट के मुकाबले ज्यादा बेहतर होता है। दूसरा है अनसैचुरेटेड फैट, जिस कैटेगरी में काजू, बादाम, अखरोट, फ्लेक्सीड और पंपकिन सीड जैसी चीजों का नाम आता है। ये दरअसल में हेल्दी फैट की कैटेगरी में आते हैं। ये नसों में होने वाली सूजन से बचाने का काम करता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को खून में बढ़ाने का काम करता है। इसलिए दिन भर में अगर इसका मुट्ठी भर इस्तेमाल किया जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बल्कि ये दिल की सेहत के लिए फायदेमंद ही होता है। रोहू और हिल्सा जैसी मछली में भी हेल्दी फैट होता है जो शरीर को फायदा पहुंचाने का काम करता है, जिसका आप हफ्ते में 1-2 बार बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे खतरनाक तरीके का फैट होता है ट्रांस फैट। जो आपके घर में आप रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करते हैं उसमें भी ट्रांस फैट होता है। जो पैकेट में बंद फूड आप खरीदते हैं उसमें से भी कई सारे में ट्रांस फैट भर भर के मौजूद होता है। जो सरसों का तेल मार्केट में भी मिलता है उसमें भी कई सारे में ट्रांस फैट मौजूद होता है। इसलिए सरसों तेल खरीदने में भी आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि आपको कोल्ड प्रेस्ड सरसों तेल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरी चीज, उसके इंग्रेडिएंट्स में आपको एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए कि कहीं इसमें ट्रांस फैट है या नहीं। जिस तेल को बार बार गर्म किया जाता है उसमें भी ट्रांस फैट आ जाता है, और शायद ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बार बार तेल को गर्म कहाँ किया जाता है। खैर, तेल आप अच्छा से अच्छा भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ख्याल रखना चाहिए कि तेल कैलोरी में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जहां तक हो सके आपको तेल का कम से कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी गलती जो एक्सरसाइज करने में की जाती है, शरीर से कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक्सरसाइज करना एक बहुत ही बेहतर फैसला हो सकता है, लेकिन एक्सरसाइज में की जाने वाली एक गलती सिर्फ फायदे को नुकसान में ही नहीं बदलती, बल्कि कभी कभी ये जानलेवा भी हो जाती है। आमतौर पर ऐसा आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि खाना खाने के बाद हमें टहलना चाहिए। ऐसा कहने के पीछे का कारण यह है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके बाद हमारे शरीर में एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी का अगर हम चलने फिरने या किसी काम को करने में इस्तेमाल ना करें तो वो फैट में कन्वर्ट होकर के हमारे शरीर में जमा होने लगती है। और जब कोई इंसान खाना खाने के बाद थोड़ी देर चलने फिरने की आदत बना लेता है तो इससे होता यह है कि जो खाने से एनर्जी रिलीज होती है वो चलने फिरने में इस्तेमाल हो जाती है, जिसकी वजह से वो कई सारी गंभीर बीमारियों से बचा रहता है। लेकिन यहाँ भी अक्सर ही लोग एक गलती जरूर करते हैं। जो खाना आप खाते हैं वो पचने के बाद शरीर में एनर्जी रिलीज करना शुरू करता है, लेकिन लोग गलती ये करते हैं कि खाने के तुरंत बाद ही टहलना शुरू कर देते हैं। इसलिए सही तरीका यह है कि खाना खाने के बाद आपको 15 से 20 मिनट रेस्ट करना चाहिए और उसके बाद आपको टहलना शुरू करना चाहिए। जिन लोगों को भी एक्सरसाइज के दौरान हार्ट अटैक आया है उनमें एक चीज बहुत ही कॉमन देखने को मिलती है कि वो बहुत ही हेवी एक्सरसाइज कर रहे थे। कोई रनिंग कर रहे थे तो कोई बहुत ही हेवी वेट लिफ्टिंग कर रहे थे। पर यहाँ समझने वाली बात यह है कि प्रॉब्लम हेवी वेट लिफ्टिंग करने या फिर रनिंग करने में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम तब होती है जब किसी इंसान के दिल की नसों में पहले से ही ब्लॉकेज हो लेकिन उसे इस बात का पता ना हो, और फिर जब वो हेवी वर्कआउट करता है तो ऐसे में होता यह है कि नसों पर बहुत ज्यादा जोर पड़ने की वजह से नसों की दीवार फट जाती है और जिससे खून का दौरान पूरी तरीके से रुक जाता है, जिससे इंसान को हार्ट अटैक आता है और कभी कभी इसमें उसकी जान भी चली जाती है। यहाँ गलती में सुधार ये करना है कि जब भी आप रनिंग करने या फिर बहुत ज्यादा हेवी
हेवी वर्कआउट करने का इरादा करते हैं तो उससे पहले आपको एक बार अपनी दिल की सेहत का जायजा जरूर लेना चाहिए। और उसके लिए जो सबसे पहला टेस्ट कराया जाता है वो है लिपिड प्रोफाइल। इस टेस्ट को कराने से आपको ये पता चल जाता है कि आपके खून में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नॉर्मल है या नॉर्मल से ज्यादा है। जब ये नॉर्मल से ज्यादा निकलती है तो इसका अगला टेस्ट ECG भी कराया जा सकता है। ये दोनों ही टेस्ट को कराने में टोटल खर्च करीब 8 से 900 रुपए तक आ सकते हैं। जब आपका दिल सही हालत में नहीं रहता तो उसके कुछ लक्षण भी देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था, जिसे आप इस वीडियो के आखिर में आने वाले लिंक को क्लिक करके भी देख सकते हैं। लेकिन ये तो बात वो ही कि जब किसी को बहुत ही हेवी वर्कआउट करना है तो उसे टेस्ट करवाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को सिर्फ शरीर से कोलेस्ट्रॉल को कम करना है या फिट रहने के लिए जो एक्सरसाइज करते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? जॉगिंग या वॉकिंग करना ये बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज होती है और इसे करने के लिए आपको किसी टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं होती। फिट रहने के लिए हल्का फुल्का वेट लिफ्टिंग करने में भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कुछ लोग फिट रहने के लिए घर पे ही थोड़ी बहुत बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसे में भी टेस्ट कराना जरूरी नहीं होता। आमतौर पर टेस्ट करवाना तब ज्यादा जरूरी हो जाता है जब आपको शक हो कि आपके दिल के साथ कुछ तो गड़बड़ जरूर चल रही है। जो चौथी गलती है वो आराम करने में किया जाता है। ऐसा आराम जो दिमाग को देना चाहिए। जब आप रात को बहुत देर तक जागते हैं, जब आपका दिमाग थकने के बाद भी आप उससे काम लेते रहते हैं, तो ऐसे में आपका दिमाग इरिटेट होकर एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे कोर्टिजोल के नाम से जाना जाता है। और जब ये हार्मोन आपकी नसों में ज्यादा होता है तो आपका खान पान अच्छा होने के बावजूद ये नसों को डैमेज कर सकता है, नसों में ब्लॉकेज पैदा कर सकता है और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए दिमाग को आराम देने का भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए। अभी तक जितनी भी गलतियां बताया हूं उन सारी गलतियों में जो चीज सबसे ज्यादा दिल को नुकसान पहुंचाती है वो है स्मोकिंग। लेकिन आप स्मोकिंग छोड़ने वाले तो हो नहीं, इसलिए आपकी मर्जी। हार्ट अटैक से पहले कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देखें। और अगर मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।